ये जान लीजिए किस तरीके से 7 अक्टूबर के हमले पर यह सबसे बड़ा खुलासा हुआ है और इस हमले को देखते हुए कैसे स्ट्रैटेजीज अपनाई गई हैं उस पर भी होगा एक्सपर्ट से सवाल। लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट में और क्या-क्या दावे किए जा रहे हैं इस हमले को लेकर, उसी बारे में इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि इस घटना की पूरी डिटेल जो सामने आई है उसके मुताबिक इजरायली बेस पर 25 से 50 परमाणु सक्षम जेरिको मिसाइल लॉन्चर को लेकर खबर बढ़ी है। सुमित, जेरिको के बारे में आगे डिटेल होगी और मैं चाहूंगी कि उसके बारे में आप बताइएगा, क्योंकि परमाणु हथियार ले जा सकते हैं ये मिसाइल लॉन्चर और जेरिको मिसाइलों को परमाणु हथियारों से लैस करने के लिए जिस तरीके से डिजाइन किया गया है, क्या वाकई उसका इस्तेमाल हुआ है? हमास के रॉकेट का असर किसी न्यूक्लियर मिसाइल तक होता तो जाहिर सी बात है अनहोनी हो जाती। इजरायल के पास परमाणु हथियारों का एक छोटा भंडार भी है और अब जो मैं बात कर रही थी जेरिको मिसाइल के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। ये वही मिसाइल थी जो इजरायली वायुसेना अड्डे पर रखी गई थी। सुमित, यहाँ बिल्कुल देखिए ये स्ट्रैटेजिक लोकेशंस होती है जेरिको 1, 2 और 3, उसके बारे में भी हम बता रहे हैं। देखिए बिल्कुल इनका वजन जो आप लगातार हम बता रहे हैं करीबन 6 से 7 टन होता है। इनकी मारक क्षमता 500 किलोमीटर के लगभग होती है और खास बात ये भी मैं आपको बताऊं कि ये पूरा इलाका ऐसा होता है जो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस के साथ साथ इसको बहुत क्लोजली या फिर इसको छुपा कर रखा जाता है। और अगर इसकी जानकारी हमास के पास थी और हमास ने इसको टारगेट करने की कोशिश की तब भी एक बड़ा ब्रीच था इजराइल के लिए, क्योंकि इजराइल की इंटेलिजेंस ना सिर्फ यहां फेल हुई कि वो अपने लोगों को बचा सके इस अटैक से, बल्कि ये भी कि अगर मान के चलिए कि इसके पास कोई बड़ा अटैक हो जाता तो इजराइल का बहुत बड़ा हिस्सा इससे प्रभावित होता। और ये मारक क्षमता, अगर आप मानिए कि इसके पास जो इसके अंदर जो न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं उनकी अगर उसमें किसी तरीके की त्रासदी होती तो बहुत ज्यादा संख्या में इजराइल को इसकी क्षति झेलनी पड़ती। सुरभि, संजय सर, अब आप इसके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि जिस तरीके से हम डे 1 से डिस्कस कर रहे हैं कि सब कुछ प्री प्लान था, ऐसे में जाहिर सी बात है इजराइल के पास हमलों को लेकर अभी तक तो कोई जवाब नहीं है, लेकिन अगर इसी परमाणु क्षमता का इस्तेमाल होता तो खतरा और बड़ा था। देखिए इसके 2-3 पहलू हैं जो मुझे समझ में आ रहा है। पहली बात कि हमास मुझे नहीं लगता टेक्नोलॉजिकली और इन्फॉर्मेटिवली इतना एडवांस था कि वो न्यूक्लियर बेस या उनका परमाणु इसका इस तरीके का हमला होता, क्योंकि उसके 2 पहलू हैं। पहली बात कि परमाणु किसी भी बेस को डिस्ट्रॉय करना एक म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रैक्शन है, कि इसमें ये नहीं है कि आप खाली इजराइल्स को मार रहे हैं और फ़िलिस्तीनी इसमें बच जाएंगे। बहुत सारे फ़िलिस्तीनियन इजराइल्स में रहते हैं, तो निश्चित रूप से मान के चलिए एक बहुत बड़ा डैमेज होता, वो ना केवल इजराइलीज़ को, वो फ़िलिस्तीनीज़ को बराबर का होता। दूसरी बात कि ये बात निश्चित रूप से है कि हमास ने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके 7 अक्टूबर को अटैक किया, लेकिन वो एक तरीके से, क्योंकि उनका डिमांड ये नहीं है, उनका डिमांड है वो जो इस तरीके का प्रोजेक्शन कर रहे हैं कि हम जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं, हम फ़लस्तीनियंस के राइट्स के लिए लड़ रहे हैं। तो जब आप फ़लस्तीनियंस के राइट्स के लिए लड़ रहे हैं तो इस तरीके की मिस हैपनिंग नहीं होने देना चाहेंगे, जिससे बहुत ज़्यादा जो जनमानस को नुकसान हो और उसका जो पूरा ओपिनियन है दुनिया का वो हमास के खिलाफ चला जाए। मिडिल ईस्ट में बिगड़ते हालात में हम ये भी तो चर्चा करते हैं ना कि हमास को जो अल्टीमेटली सपोर्ट मिल रहा है उसी के बलबूते आज हम इस युद्ध की बात कर रहे हैं।